नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और आप सभी जानते हैं कि इस मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग अलग अलग लोगों से मिलते हैं और बातचीत करते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उनके कार्य के बारे में, उनके काम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, किस तरह से वो सोसाइटी के लिए काम आ रहे हैं, वो सारी बातें हम उनसे सुनते हैं। तो आज हमारे साथ विशेष बदलापुर के आगे एक छोटा सा गांव है 7-8 किलोमीटर पर, और वहाँ पर जो है राजेश जी हमारे जो विशेष मेहमान हैं आज के, बहुत बहुत स्वागत है सर। और अच्छा लग रहा है जैसे आप उनको देख रहे हैं, बड़ी दाढ़ी यानी एक्सपीरियंस पर्सन, इससे आपको पता चल जाएगा, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और एक ऐसी लगन है इनका कि जैविक खेती जो हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं उसके प्रति इनका पूरा निष्ठा है, आस्था है। और उन्होंने एक छोटा सा एनजीओ बना के पहले तो उन्होंने खुद अपना एग्जाम्पल सेट किया है और उसके बाद वो लोगों को बता रहे। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे लगी। यहाँ आते ही बहुत सारी चीज़ें मेरे को देखने को मिली कि इतना छोटा जगह में उन्होंने कैसे उसको कॉम्पैक्ट बना के रखा है। मतलब एक डिजिटल डिवाइस होता है मोबाइल के अंदर, अगर आपको सभी फीचर्स मिल जाते हैं हाथों हाथ तो कितनी खुशी होती है। बिल्कुल वैसे ही अगर आप इस तरफ आएंगे तो आपको एक एग्जाम्पल मिल जाएगा जहाँ पर आप जैविक खेती के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो राजेश सर बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? बस मज़े में है। जी, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, अपने परिवार के बारे में बताइए, और फिर हम लोग आएंगे इस जगह की सुंदरता के बारे में, इसको कैसे आपने बनाया। ठीक है, मेरा नाम राजेंद्र श्री कृष्ण भट्ट। मैं महाराष्ट्र के कोकण रीजन में ठाणे डिस्ट्रिक्ट में अंबरनाथ करके तहसील है। जी जी। और तहसील में मैं बदलापुर गांव के नज़दीक एक बेंशे करके गांव है जो शहर से 7 किलोमीटर लंबा है। वहाँ पे मैंने पूरी बंजर ज़मीन लेके खेती करने का प्रयास शुरू किया और उद्देश्य ये था जल, जंगल और ज़मीन, इसके साथ में मैं अच्छी तरह रह पाऊँगा क्या, अच्छा खाना खा पाऊँगा क्या। और मेरा फर्ज ये बनता है कि मैं जिस ज़मीन से अनाज या सब्जी ले रहा हूँ उसकी समृद्धि बढ़ाना, उसके साथ में परिसंस्था इकोसिस्टम की समृद्धि बढ़ाना। और ये दोनों बढ़ गई तो फिर मेरी समृद्धि बढ़ने वाली है, क्योंकि मैं एक ये परिसंस्था का एक पार्ट हूँ। तो इस पार्ट को ध्यान में रखते हुए जंगल और ज़मीन ये जब अच्छी होती है तब जल अच्छा होता है। तो जल का स्तर बढ़ाना, स्तर बढ़ाते हुए जल के नीचे से भूगर्भ से जो पानी हम लोग निकाल रहे तो फिर से रिफिल करना, ज़मीन का जल स्तर बढ़ाना और जल की गुणवत्ता बढ़ाना, ये तीनों काम जंगल और खेती के साथ हो सकता है क्या? तो जंगल के हमारी खेती जो होती है आजकल हम लोग जो सोचते हैं वो हमारे आदमी के लिए होने वाली खेती का हम लोग सोचते हैं। बिल्कुल। लेकिन उसके जो फूड चेन है वो फूड चेन जैसे मधुमक्खी है। जी जी। तो मधुमक्खी पॉलिनेशन का काम करेगी, तो मधुमक्खी मेरे यहाँ पे कभी रहेगी तो उसे पूरे साल भर खाना मिलेगा। तो बिल्कुल। और मेरी फसल जो होती है तो मेरी फसल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा साल में 2 महीना फूलों के ऊपर होती है। हाँ। तो मधुमक्खी मेरे यहाँ पे अगर नहीं रही तो मेरी फसल अच्छी तरह से खुशी से नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल। और उसमें वो गुणवत्ता नहीं आएगी। हाँ। तो मधुमक्खी मेरी ज़रूरत है, केचुआ मेरी ज़रूरत है। सही बात है। क्योंकि केचुआ अगर हमें बताया गया है और पुरखों ने कहा है कि केचुआ जो है अर्थवर्म जो है किसान का दोस्त है। और हम जो प्रयास कर रहे हैं खेती का, उसमें केचुए को कैसे नष्ट किया जाए वही काम कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग हल चला के ज़मीन को जोत रहे हैं। बिल्कुल। और जोतते जोतते केचुए का खाना जो ज़मीन में है वो भी ख़त्म कर रहे हैं, उसको एक्सपोज कर रहे हैं सनलाइट को। और वो सनलाइट को एक्सपोज होने की वजह से तो बेचारा दुखी होके एक तो मर जाता है या बहुत नीचे जाके चुपचाप बैठ जाता है। तो जब तक केचुआ नहीं बढ़ेगा, मधुमक्खी नहीं बढ़ेगी, मेरी फसल की उन्नति नहीं होगी। बिल्कुल। और साथ में उसमें से मुझे जो मिलने वाला है मधुमक्खी का और केचुए की वजह से वनस्पति का, फसलों का होने वाला स्वास्थ्य, और उसमें स्वास्थ्य है तो मैं खाने के बाद मुझे स्वास्थ्य मिलेगा। तो ये जो है निसर्ग का कुदरत साइकिल है। और उसमें एक पुरखों ने अच्छी तरह से एक मंत्र बताया है, महामृत्युंजय मंत्र, जिसमें कहा है
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। जी तो सुगंध से पुष्टि होती है। तो फसलों का हम लोग जब चूल्हे पे खाना लगाएंगे तो उसकी जब तक सुगंध नहीं आएगी नहीं आएंगे तो मेरी उन्नति नहीं होगी। और सुगंध तभी आएगी जब जमीन में सुगंध होगी। नहीं। तो जमीन में केंचुए होंगे, जमीन में जीवाणु होंगे, जमीन में अलग अलग फंगस होगी। तो उसकी वजह से जमीन की उर्वरकता, मिट्टी की उर्वरकता, मिट्टी का सच्चरपन, जिसको पोरासिटी बोलते हैं, जमीन की पोरासिटी, उसमें जमीन की फर्टिलिटी और जमीन की प्रोडक्टिविटी, ये तीनों धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। और साथ में मुझे खाने के साथ मेरा चूल्हा है, मेरी हवा है, मेरा पानी है, ये सबका ध्यान रखते हुए उसको कैसे हम अच्छे बनाएंगे और उसमें अच्छे होते हुए सबके साथ हम कैसे अच्छी तरह से रह पाएंगे, ये गोल होते हुए हमने हमारी खेती ली। और ये पूरी बंजर ज़मीन थी, हमारे गांव को रास्ता नहीं था, तो जो 2-3 नाले हैं तैर के आना पड़ता था। और फिर ये यहाँ पे एक भी झाड़ नहीं था। तो फिर धीरे धीरे मैं झाड़ लगाते गया, कुदरत ने उसको बढ़ाया। जहाँ गलती की उसको कुदरत ने मार दिया। वो बोलता है यहाँ पे ये होने वाला नहीं है। तो साइंस भी सब झूठ है, साइंस है लेकिन रीजनल भी है। तो हमें हमारी खेती रीजनल, बिल्कुल, साथ में उसके साथ हमारा खाना सीजनल और ओरिजिनल होना चाहिए। तो ये रीजनल ओरिजिनल ये करेंगे तो हमें दिक्कतें बहुत कम आएगी। बिल्कुल। तो ये दिक्कतें होते हुए साथ में एक अच्छे तरह से कौन बढ़ाएगा, इसको आधार कौन देगा। तो ध्यान में आ गया है कि जमीन का आधार जो है, जमीन का आत्मा, बिल्कुल, वो है सेंद्रीय पर्वत। और जमीन का प्राण है जीवाणु और फंगस। तो इनको ध्यान में रखते हुए मैंने प्रयास किया और प्रयास करते करते धीरे धीरे उसका असर दिखने लगा। और अभी हमारे यहाँ पे अलग अलग फूड चेन डेवलप हो गई है, क्या जो हमें पेस्ट कंट्रोल करने की ज़रूरत बहुत कम आती है। तो यहाँ पे धीरे धीरे पौधे अलग अलग लगाने की वजह से उसके ऊपर आने वाले अलग अलग कीड़े आने लगे। उसमें से कुछ वनस्पति को खाने वाले थे, कुछ उनको खाने वाले थे। बिल्कुल। फिर ये उनकी आबादी बढ़ने के बाद उनको कंट्रोल करने के लिए संतुलन नेचर का सबसे बड़ा ताकत है। तो उसका कंट्रोल करने के लिए, संतुलन रखने के लिए धीरे धीरे पंछी आने लगे। बिल्कुल। तो अभी हमारे यहाँ पे खेत पे पूरे साल में 138 तरह के पंछी आते हैं। क्या बात। तो वो अलग अलग पंछी आने की वजह से एक खुशी हो जाती है, खुशी अपने आप आ जाती है। और हमारे यहाँ पे हमने एक प्रयास ये किया है कि हमारा पंचेंद्र का उपभोग हमें मिले। बिल्कुल। तो जीभ का तो हमने लिया, साथ में कानों का जो पोषण है, कानों की जो जरूरत है, पंछियों की आवाज़ है, बारिश की आवाज़ है, बादल का, हवा का बहना है। तो पंचेंद्र का उपभोग जब तक हमें नहीं मिलता है, हमारी तसल्ली नहीं होती है। बिल्कुल। जो खेती है, आपने कहा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक खेती का पूरा ध्यान नहीं दे पाता, उससे समझ में नहीं आता। क्योंकि खेती में मेरे ख्याल से बिल्कुल 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, उसके पीछे मन, हमारी सबसे ज़रूरत है। मन की ज़रूरत है करके हम खेती करते हैं, मन की ज़रूरत है करके आप रिकॉर्डिंग करना, मन बोलता है ये करना है, और ये कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से पूरा कर लेता है। तो बचपन से आज तक सब माता पिता के साथ गुरुजनों तक सबने बताया, अरे तेरा ध्यान कहाँ है, मन लगा के कर। तो ये मन ऑर्गेनिक फार्मिंग में नहीं है, बिल्कुल। तो जैविक खेती में है। हाँ। तो पंचेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, उसके पीछे मन, प्राण, चैतन्य और आत्मा, बिल्कुल, ये सब मिला के करने वाले का, साथ में कुदरत का। बिल्कुल। कुदरत के कर्मेंद्रिय जैसे केचुए है, मेंढक है, मधुमक्खी है, उसके कर्मेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय हवा है, पानी है, हवा का बदलाव है, ऋतु का बदलाव है, बिल्कुल। ये ज्ञानेंद्रिय उसके। तो उस पर ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग कुछ फसल करेंगे तो बहुत अच्छी आ जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरा है कि
वनस्पति हमारी गलतियां ये है आज तक कि हम लोग एक ही फसल लगा रहे हैं, बिल्कुल, और वनस्पति अकेले नहीं बढ़ती, अकेले नहीं बढ़ती, उसके उसको लिए कोई ना कोई दोस्त रहते हैं। तो जंगल में एक साथ एक ही जगह पे कई तरह के वनस्पति होते हैं। ऊंचा वृक्ष होता है, उसके नीचे छोटा होता है, उसके ऊपर वेल चलते हैं, उसके नीचे ग्राउंड कवरिंग होता है, उसके नीचे कंद रहते हैं। वो एक ही जगह पे बढ़ रहे हैं और उसी जगह पे सट रहे, गलत हो रहा है। बिल्कुल ऑर्गेनिक मैटर, जैविक सेंद्रीय कर्व वहीं पे कंपोस्ट हो रहा है और वहीं पे बढ़ रहा है। अगर हम खेती में कर पाए, जिसको आजकल हम लोग बोलते हैं मल्टीक्रॉपिंग, बहुत सारे बहुती का पद्धति, बिल्कुल। तो ये करने का प्रयास करें। अच्छा चलिए राजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और मुझे लगता है कि यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं और सर ने जैसे कि कहा कि मन की बात और ये खेती के साथ भी जुड़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि आपको ये गाने का एक जो स्टांजा है वो मैं ज़रूर सुनाने वाला हूँ, आपको बहुत आनंद आएगा। और उस बीच मैं राजेश सर के कुछ छोटे छोटे वीडियो क्लिप जो है गार्डन का वगैरह का, इनका जो सराउंडिंग का है वो मैंने कैप्चर किया है और थोड़ा कैप्चर करूँगा, मिक्स करके आपको दिखाने वाला हूँ। आप बने रहिए हमारे साथ। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM पर बातें मुलाकातें, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हमारी बातचीत हो रही है राजेश सर से। आपने उनके विशेष जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, जैविक खेती के बारे में उन्होंने बातें की। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग जो है वर्तमान समय में बहुत सारे लोग जो है केमिकल फर्टिलाइज़र को यूज़ करके एक ही खेती ले रहे हैं और उसके कारण नेचर इम्बैलेंस हो रहा है। और जो बंदा एक खेती ले रहा है कुछ समय के बाद वो ज़्यादा जो है दिक्कत में आ जाता है, क्योंकि वही खेती करता है और फिर उसी को बढ़ाने के लिए अलग अलग दवाइयाँ, केमिकल छिड़काव करता है।
तो वो जो है कहीं ना कहीं हमारी क्वालिटी प्रोडक्ट बिल्कुल हमको नहीं मिलता। और इसका पूरा जो है आप सभी जानती हैं, बहुत बार इसके पर विषय पर बातें की गई हैं और सभी सरकार की तरफ से और बहुत सारे लोग ऐसे राजीव सर के जैसे लोग इस पर विचार करके वो एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और सरकार भी जो है जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे अभियान चला रहे हैं। तो अब बात करते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा इधर बिल्कुल बंजर ज़मीन था और मैं चाहूँगा कि राजेश सर के पास ज़रूर यहाँ पर एक बार आइए और इस फार्म को देखिए। खुशी पर्यटक का जो उन्होंने एक फॉर्म बनाया है जहाँ पर लोग आके, शहरी लोग आके ग्रामीण में कैसे काम होता है या अलग अलग पाले भाजी आप अपने टेरिस गार्डन में लगा सकते हैं, किचन गार्डन में लगा सकते हैं। वो सिंपल टेक्निक कैसे आप कर सकते हैं उसके बारे में भी ट्रेनिंग सर देते हैं। तो लोग आते हैं और ख़ास करके स्कूल के बच्चे भी आते हैं, कॉलेज के बच्चे आते हैं और जो पढ़ाई कर रहे हैं वो बच्चे खेती में काम करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे बच्चे भी यहाँ पर आके सीख कर जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि अब सर ने जो इस्टेब्लिशमेंट किया है, एक अच्छा जो है एग्जाम्पल सेट किया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग किया है। और यहाँ पर आप आते हैं तो गेट के अंदर आते ही आपको पूरा ग्रीनरी, ऐसा लगेगा कि आप एक जंगल में एंटर कर रहे हो। और फिर वापस वहाँ से निकलते थे एक छोटा सा ब्रिज बनाया हुआ है जो नाला क्रॉस करके आप ऊपर से आते हो, तो ऐसा लगता है कि एक अच्छी जगह पे जा रहे हो। एक बड़ा प्लीजेंट लगता है, जैसे पानी नीचे है और आप ऊपर से चल के अंदर आते हो, तो वो अपने आप में एक नेचर की खूबसूरती को बयां करता है। और चारों ओर खुशी वाली दिखती है आपको, हरा हरा जो है पूरा, और अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स आप देख पाएंगे। और कुछ झरने का आवाज़ अभी भी मेरे पीछे आप एक छोटा सा जो है झरने का आवाज़ आपको पानी का टिप टिप सुनाई भी दे रहा होगा। वैसे ही बड़ा ही मधुरम जो है सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगा और बड़ा अच्छा सुगंध भी आती हैं। और अलग अलग वैरायटी, कई आप केले लगे हुए देख रहे हैं, कई पपैया जो है लटक रहे आपको दिखाई दे रहे हैं, कई फूल दिखाई दे रहे हैं और कहीं हल्दी के पेड़ लगे हुए हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, वैरायटी ऑफ प्लांटेशन आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो राजीव सर, मैं चाहूँगा कि अब बात आती है कि भाई ट्रेनिंग, लोगों को आप यहाँ बुला के किस तरह की ट्रेनिंग और लोगों की क्या डिमांड रहती है उसके बारे में शॉर्ट में ज़रूर बताएं। लोगों की जो आजकल जानकारी बढ़ गई है, बिल्कुल। और खेती करने से पहले मेरे गुरु है त्यागी जी, भारत भूषण त्यागी जी, जो उत्तर प्रदेश से है। तो वो कहते हैं कि राजू भैया देखो क्या होता है, खेती जो है सोचनी है, समझनी और करनी है। बिल्कुल। हम पहले करते, बाद में सोचते, समझते तो कभी भी नहीं। तो इसकी वजह से गलतियाँ होती है कि मैं उनको पूछता हूँ कि भाई आप खेती क्यों कर रहे हो, तो ये समझ लेना है कि खेती की उनकी गोल क्या है, किस लिए खेती कर रहे हैं। फिर समझ में आने के बाद कैसे करेंगे, और बाद में वो इम्प्लीमेंटेशन, बिल्कुल प्लान, सोचना, समझना और करना। तो ये समझो मैंने हल्दी लगानी है, तो हल्दी क्यों लगानी है, घर के लिए लगानी है, ज़मीन को अच्छा करने के लिए लगानी है, या बेचने के लिए लगानी है, या तीनों के लिए लगानी है। तो उसके साथ हमें हल्दी चाहिए, ओके ये वैरायटी हमको हल्दी के लगानी है, फासला कितना होगा, कब लगाएंगे, उसका साथ दूसरा कौन सा पौधा होगा, कौन सी फसल होगी। तो आजकल ज़मीन छोटी है और जंगल, जैसे मैंने कहा कि जंगल में एक साथ कई वनस्पति बढ़ती है, बिल्कुल, और उसमें हेल्दी कॉम्पिटिशन रहती है और साथ में एक दूसरे को पूरक कर रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। और उनको जैसे कि हल्दी है, दो हल्दी के बीच में मैंने हरहर लगा दी, तो हरहर नीचे नाइट्रोजन फिक्स करेगी और हल्दी हरहर को मरने वाले जो जमीन में जीव है उनका कंट्रोल करेगा। तो हल्दी से जमीन अच्छी होगी और तुअर हरहर से हल्दी अच्छी होगी। तो ये दोनों हो गए एक दूसरे के दोस्त। तो मुझे क्या होगा, हल्दी भी मिलेगी और हरहर भी मिलेगी, साथ में जमीन की उर्वरकता भी बढ़ेगी, बिल्कुल। और उसके साथ में हमने काफ़ी प्रयास करके और कुछ मॉडल किए हैं, बिल्कुल। ये दोनों बाजू को हम लोग उड़ीद मूंग ऐसे लगा देते हैं, और हरी सब्जी लगा देते हैं। तो एक हमने गोल पक्का किया कि भाई एक के साथ कम से कम 5 फसलें होनी चाहिए। अच्छा। सिर्फ वो धान में नहीं हो पाता क्योंकि धान में पानी होता है। हाँ। तो ये हम उनको लोगों को सिखाते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद वो जब देखते हैं, सिखाना और देखना
देखने से भरोसे आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल कि लोगों के दिमाग में यह है कि सिखाया गया ये है कि एक दूसरे को तकलीफें देता है, बिल्कुल, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है। तो जंगल से हम जब जंगल की सब्जियाँ, जिसको हम मराठी में बोलते हैं रान भाजी, बिल्कुल बिल्कुल जो कुदरत खुद का खुद बढ़ाती है, और वो खाने के काफ़ी पौधे वहाँ पे, काफ़ी वनस्पति है, उसके साथ में वो उभर के ऊपर आती है। सिर्फ उभर के ऊपर नहीं आती, तो उसके फल फूल आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल और ये हम खाने के बाद कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन की ताकत हमारे में आती है। हमारी जो सब्जियां है, जैसे कि बैंगन हमने लगाया, तो बैंगन को कंपटीशन ही नहीं है। बिल्कुल हम उसको खाना पीना सब एक साथ जगह पे दे रहे हैं, तो वो हो गया लेजी। लेगी हो गया, हाँ, और उसको स्पर्धात्मक जिंदगी में कैसा जीना है वो मालूम नहीं नहीं होगा। पता। तो ये जब हम करेंगे और उसको कंपेनियन क्रॉप लगाएंगे, तो ये जब देखते हैं, एक दूसरे को, पहला लोगों का भरोसा होता है अरे वो खाएगा, हाँ, इसका वो खाएगा, कोई किसी का नहीं खाता। और सिर्फ खाता नहीं, कोई देता नहीं। देता है। तो क्या देता है, इसके ऊपर ध्यान रखते हुए हमने कई फसलों के कंपेनियन क्रॉप, बिल्कुल ये हम उनको सिखाते हैं कि भाई दवा चाहिए, दवा का छिड़काव किए बगैर फसल नहीं आएगी। तो कौन सी दवा चाहिए, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट। बिल्कुल तो पहले हम अगर बीमार पड़ गए, तो घर वाले जो सीनियर से जेठ लोग हैं, बिल्कुल वो बोलते हैं कि भाई ज़रा 2 दिन आराम करो, काफ़ी आराम करो। भगदड़ किया है, 2 दिन से आराम से हो जाएगा, काफ़ी घूमो, पानी बदल गया है, बिल्कुल। उसकी वजह से बीमार पड़े हो, तो थोड़ी रेस्ट ले लो। उसके साथ नहीं हुआ तो दादी कोई बोलते हैं अरे ये तुलसी का काढ़ा ले ले, उससे अच्छा हो जाएगा। उसके बाद में नहीं हुआ तो हम हमारे फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर डॉक्टर बोलता है यार ये दवा लो, ये दवा लो, नहीं होगा तो आगे के चलते। पहले दिन हम हॉस्पिटल नहीं जाते। बिल्कुल तो ये जो है इंटीग्रेटेड अप्रोच, कि कौन सी भी फसल वो ऋतु की होती है, हमने विज्ञान से ये जान लिया कि कौन से ऋतु में क्या होती है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करते टाइम मैं कभी भी कुछ भी लगाता हूँ, तो गर्मी में मेथी लगा देता हूँ, बिल्कुल और बारिश में मेथी लगा देता हूँ। तो ये नहीं होगा ना, मेथी का सीजन सर्दी है, सर्दी है, तो ये हम उन्हें सिखाते हैं कि भाई कौन सी भी फसल लगाने का सीजन होता है, सीजन होता है और सीजन के उसके अनुसार साथ में उसका फासला होता है बिल्कुल और उसका कंपेनियन होता है। कंपेनियन होता है। तो ये करने के बाद अगर उसके ऊपर रोग का प्रकोप आ गया, तो जैसे हमने गर्भ संस्कार किए हैं, बिल्कुल उसी तरह से बीज संस्कार हम करेंगे, तो आगे की दिक्कतें कम काम आएंगी। तो ये सीखते हैं लोग। फिर फार्म हमने ले लिया, तो कौन सी जगह पे क्या लगाएंगे, मेरे पास कितना पानी है, जमीन की डेप्थ कितनी है, मिट्टी कितनी है, मिट्टी कितनी है, या नीचे पत्थर है, पानी की कितनी सुविधा है, और कौन से इलाके में आपकी ज़मीन है, उसके ऊपर आपकी फसलें तय होती है। ये हम उनको सिखाते हैं। बहुत सुंदर। बस इतना सीखने के बाद उनकी गलती कम हो जाती है। तो आदमी गलती तो करता है, बिल्कुल लेकिन गलती दोहरानी नहीं चाहिए। और गलतियों से सीखना चाहिए। राजेश सर, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आप ट्रेनिंग देते हैं आप लोगों को, ये बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया है। और मैं चाहूँगा कि जैसे आपने बहुत अच्छी बात, मुझे लगता है कि शॉर्ट में सीजनेबल फसल आप समझ लें, फासला समझ लें, और फिर उसको जो है कंपेनियन, यानी एक दोस्त चाहिए उनको, और एक दूसरे के साथ उनको कंपटीशन एंड कंपेनियन बना के रखिए, ताकि वो हेल्दी भी रहेंगे और ताकत भी मिलेगी। तो ये एक छोटा सा सिंपल, हम लोग भी स्कूल में पढ़ते हैं, अगर एक ही लड़का पढ़ता रहेगा तो उसका कोई कंपटीशन नहीं रहेगा, तो मज़ा ही नहीं आएगा। रिजल्ट में कौन आगे कौन पीछे, कितना शार्प है, ये पता नहीं चलेगा। तो ग्रुप में पढ़ाई होती है, तो एग्ज़ाम में रिजल्ट आता है तो हमें पता चल जाता है कि कौन आगे निकल रहा है, कौन पीछे रह रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ आपने सर से सीखा है। और ट्रेनिंग में सर जो है सीजनेबल जो सब्जियां हैं, जो भी चीज़ें आप सीज़न में लगा सकते हैं, उसके बारे में पूरी ट्रेनिंग देते हैं। और उनका पेस्ट कंट्रोलिंग के लिए या जंतु, जैसे कि बीज संस्कार अगर हम लोग कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पे आगे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। और थोड़ा सा जो कंपेनियन वाली बात बताई, एक दूसरे के पूरे, अगर हम अकेले काम करेंगे तो थक जाएंगे, मतलब 2 जन मिलके काम करते हैं तो मुझे लगता है थकेंगे भी नहीं और खुशी भी मिलेगी। जिस तरह से हम दोनों यहाँ पर हैं, हम पूरे दिन बोल सकते हैं, क्योंकि हमारी दोनों की जोड़ी जम गई है। अगर मैं अकेला बोलता रहूँगा तो विषय एक होना चाहिए। विषय और जो है कनेक्शन रहना चाहिए, नहीं तो फिर हम अकेले बोलेंगे तो 10 मिनट के बाद मुझे बंद करना पड़ेगा और आप भी बोर हो जाएंगे एक ही चेहरा देख के।
तो ये चीज़ है दोस्तों, इसको क्लियरली अगर आप समझेंगे खेती में भी इस बात को कि हम जो फसल लगा रहे हैं उसके साथ में जो कंपनी या उसके दोस्त वाले मित्र फसल है उसको ज़रूर ऐड कीजिए। इससे आपका क्वालिटी क्वांटिटी सब कुछ अच्छा होगा। तो ये इनकम सोर्स भी आपका अच्छा बनेगा, है ना। और अभी समझो जो चीज़ आपने लगाई है उसका मार्केट में प्राइस वैल्यू कम है, लेकिन दूसरी जो उसके मित्र है उसका प्राइस वैल्यू ज़्यादा है, तो पहले उसको भेजिए, बाकी उसको प्रिजर्व करके रखिए। ये भी काम हो सकता है। तो आपका इनकम सोर्स भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने की संभावना है। तो थैंक यू सो मच राजेश सर। मैं चाहूँगा कि जाते जाते एक छोटा सा मैसेज ज़रूर सुनाइए। मैसेज देने इतना तो मैं बड़ा नहीं हूँ, लेकिन मैंने 30-32 सालों में जो अनुभव लिया है वो अनुभव और लोगों को देखते हुए मुझे ये ध्यान में आ गया कि सिर्फ विज्ञान काम नहीं करता, उसके साथ में आध्यात्मिक होना जरूरी होता है। क्योंकि हमारी संस्कृति ने हमें ये बताया कण कण में भगवान है, उस पौधे में और मुझ में भी भगवान है, हम सब वो भगवान के अंशों है। ये भी सिखाया है कि जीव जीव से जीवनम। बिल्कुल। तो जीव जीव से जीवनम होते हुए हमारी चाहत इतनी ही होनी चाहिए कि मेरा पेट भरे, हवा पानी ज़मीन का ख्याल रखे, और ये ख्याल रखते हुए मेरे दादा परदादा से ज़मीन यहाँ तक आई है। और मुझे उम्मीद है कि आप भी ये सोचोगे कि मेरे पोते के लिए, खुद के पोते के लिए, उसके पोते के लिए मैं यहाँ पे कुछ रखूँगा, और वो अच्छी तरह से खुशी से निरोगी रह के उसका जीवन बिताए। तो ये बताना जिम्मेदारी हमारे किसानों की होती है, और हमारा ये फ़र्ज़ होता है कि हमें जो वारसा मिला है पुरखों से, ये समृद्ध करके अगले जनरेशन को हमें देना है। बिल्कुल। तो ये अगर ज़िंदगी तो छोटी है, आना जाना लेना देना चालू ही रहता है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी एक देश के प्रति, एक मानव धर्म के प्रति, ज़मीन की उर्वरकता और कुदरत को संभाल के हमारा जीवन बिताए, और ये ऐसा प्रयास करें कि जिससे सबका जीवन समृद्ध होगा। जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया राजेश सर। बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया कि आज हमारे पास जो कुछ है उसको अगर हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से सजा के समृद्ध करके रखेंगे तो आने वाले जनरेशन को ये जो है उनको अच्छी कुदरत मिलेगी, अच्छी समृद्धि मिलेगी, और वो आगे के लिए फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्योंकि जो कुछ हम देंगे उसी को लेकर वो भी आगे बढ़ेंगे और वही चीज़ें लोगों के पास पहुँचेंगी। तो हमारे अच्छे अगर कर्म हैं, हम अच्छी तरह से सोचते हैं, और हमारी तरफ जो पेड़ पौधों के साथ हम इतने खुश क्यों रहते हैं, क्योंकि हमारे साथ कनेक्टिविटी है। जैसे सर ने कहा भगवान को देखते हैं कण कण में, तो ये एक बहुत ही सुंदर चेतना का हलचल है सब जगह। जो भी बीज अंकुरित होते हैं, आप हंसते हैं, आप जिसको गाते हैं, तो आपके अंदर एक चेतना है। बस वो चेतना दूसरी चेतना के साथ मिलकर बेहद खुशी होती है। बस उसी खुशी को बना के रखिए, आगे बढ़े, खुश रहें, और ऑर्गेनिक फार्मिंग को, जैविक खेती को प्रमोट करते रहें। अपने घर में ही कुछ पौधे ज़रूर लगाइए, और अगर आपको नहीं जम रहा है कैसे उसको कंटिन्यू रखना है तो राजेश सर के पास ज़रूर आइए और सीखिए। और अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो कृषि पर्यटन पे बात ज़रूर करेंगे, जो सर का एक और सब्जेक्ट है जिसमें उनकी बातें हैं, इसके बारे में सुनेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखें। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में बातें सुनाता हूँ। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत और
ये सर का पूरा फार्म हाउस है, यहाँ पर अलग अलग पेड़ लगे हुए हैं, बड़ा ही अच्छा लगता है, आनंद आता है। आप एक बार ज़रूर यहाँ पर आइए, है ना। वैसे छोटे छोटे रास्ते बने हुए हैं और इस बीच में उन्होंने सारे साइड में ये सामने आप भी देख रहे हैं, सामने बड़े कड़ी पत्ता भी लगा हुआ है। राजेश सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके एंड आपने बड़ा अच्छा इंटरव्यू भी दिया। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने जो देखने वाले हैं उन सभी को आप अपना नंबर ज़रूर बताएं। जी, मेरा नंबर है 9324601272। वही व्हाट्सअप नंबर है और मेरा फ़ोन सुबह 7 से शाम 7 चालू रहता है। तो आपसे धन्यवाद। मिलने के लिए या यहाँ आने के लिए फिर आपको फ़ोन करके आ सकते जी। हैं। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।